सुबह की पहली किरणें जब खिड़की से कमरे में दाखिल हुईं, तो राधा की आंखें अभी भी नींद और सपनों के बीच झूल रही थीं। उसका छोटा सा गांव, जो हिमाचल की वादियों में बसा था, सुबह की ताजगी से सराबोर था। परिंदों की चहचहाहट और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। राधा ने करवट बदली और उसका हाथ बिस्तर के उस हिस्से पर गया जो अब ठंडा और खाली था। उसका दिल एक बार फिर सिहर उठा। वो अब नहीं है, उसने खुद को याद दिलाया, और आंखों में आंसुओं की एक पतली सी लकीर बन गई। राधा की कहानी उस एक पल से शुरू होती है जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसका पति अर्जुन, जो एक छोटा सा व्यापारी था, एक सड़क हादसे में चल बसा। उस रात की यादें राधा के मन में अब भी ताज़ा थीं। वो रात जब वो इंतजार करती रही थी कि अर्जुन घर लौटेगा, और फिर वो खबर आई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये नहीं कि अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई। सवाल ये है कि राधा विधवा क्यों बन गई। और ये सवाल सिर्फ राधा का नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं का है जिन्हें समाज ने विधवा का तमगा देकर उनकी पहचान को एक दुखद परछाई में बदल दिया। जीवन की बात चैनल की इस कहानी में हम राधा के सफर के जरिए उन कारणों को समझेंगे जो एक महिला को विधवा बनने की त्रासदी तक ले जाते हैं। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की है जो इस समाज के रूढ़ियों और परंपराओं के बोझ तले दबकर भी जीने की हिम्मत जुटाती हैं। पहला कदम, राधा का अतीत। राधा की शादी तब हुई थी जब वो महज 19 साल की थी। अर्जुन एक हंसमुख और मेहनती इंसान था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान गांव के बाजार में थी, और वो अपने परिवार का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। राधा और अर्जुन की शादी को 5 साल हुए थे, और उनका एक 4 साल का बेटा सूरज उनकी दुनिया की धुरी था। राधा को लगता था कि उसकी जिंदगी एक सुंदर सपने की तरह है, लेकिन सपने टूटने में देर नहीं लगती। अर्जुन की मृत्यु के बाद राधा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। गांव के लोग, जो पहले उसे अर्जुन की पत्नी कहकर बुलाते थे, अब उसे विधवा कहने लगे। ये शब्द राधा के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसा लेबल था जो उसे हर कदम पर उसकी हकीकत याद दिलाता था। लेकिन विधवा होने का मतलब सिर्फ पति की मृत्यु नहीं था। यह एक सामाजिक स्थिति थी जो राधा को उसकी पहचान, उसकी खुशियों और यहाँ तक कि उसके आत्मसम्मान से भी वंचित कर रही थी। समाज का बोझ। राधा के गांव में विधवाओं के साथ व्यवहार की एक अजीब परंपरा थी। शादी ब्याह और खुशी के मौकों पर विधवाओं को दूर रखा जाता था। लोग मानते थे कि उनकी मौजूदगी अशुभ होती है। राधा को याद है जब उसकी सास ने उसे अपने भाई की शादी में शामिल होने से मना कर दिया था। तू वहां जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, सास ने कहा था। राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मेरे पति की मृत्यु मेरी गलती थी? क्या मैं अब इस समाज का हिस्सा नहीं हूं? राधा की कहानी में एक और किरदार था, उसकी सास गंगा। गंगा एक सख्त और परंपरावादी महिला थी जो गांव की रीति रिवाजों को पत्थर की लकीर मानती थी। गंगा का मानना था कि विधवाओं को सादगी से जीना चाहिए। रंग बिरंगे कपड़े, गहने और यहाँ तक कि हंसना भी उनके लिए मना था। राधा को ये नियम समझ नहीं आते थे, लेकिन वो चुप रही। उसका बेटा सूरज उसकी हिम्मत था, और वो उसके लिए कुछ भी सहन करने को तैयार थी। एक नया रास्ता। एक दिन जब राधा गांव के स्कूल में सूरज को छोड़ने गई, तो वहां उसे एक नई शिक्षिका शांति मिली। शांति शहर से आई थी और गांव की रूढ़ियों से अनजान थी। उसने राधा की उदासी को भांप लिया और उससे बात की। राधा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हारी आंखों में एक कहानी है जो तुम कहना चाहती हो, शांति ने कहा। राधा ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी सुनाई। शांति ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हें अपने लिए जीना होगा। विधवा होना तुम्हारी सजा नहीं है। ये समाज की सोच है जिसे बदलना होगा। शांति ने राधा को एक स्थानीय महिला समूह के बारे में बताया जो विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता था। इस समूह में ऐसी महिलाएं थीं जो अपने पति की मृत्यु के बाद समाज के दबावों से लड़कर अपनी नई पहचान बना रही थी। राधा को ये विचार अजीब लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने लिए कुछ कर सकती है।
लेकिन शांति की बातों ने उसके मन में एक चिंगारी जलाई। पहली चुनौती। राधा ने उस समूह की बैठक में जाने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। गंगा को जब पता चला तो उसने राधा को डांटा, तू बाहर जाकर क्या करेगी? लोग ताने मारेंगे। घर में रह और सूरज का ख्याल रख। राधा ने पहली बार सास की बात का जवाब दिया, माँ, मैं सूरज के लिए ही ये करना चाहती हूँ। उसे एक ऐसी माँ चाहिए जो मजबूत हो, जो हार न माने। गंगा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। राधा ने हिम्मत जुटाई और उस समूह की बैठक में गई। वहां उसकी मुलाकात माया से हुई, जो समूह की अगुवा थी। माया भी एक विधवा थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया था। वो सिलाई का काम करती थी और गांव की दूसरी महिलाओं को भी सिखाती थी। माया ने राधा का हौसला बढ़ाया। राधा, तुम्हारे पास ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक नई शुरुआत। माया ने राधा को सिलाई सिखाने की पेशकश की। राधा को पहले तो ये विचार डरावना लगा। उसने कभी सिलाई मशीन को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन सूरज के लिए और अपनी खातिर उसने हामी भर दी। हर दिन जब सूरज स्कूल में होता, राधा माया के पास सिलाई सीखने जाती। शुरुआत में उसकी उंगलियां कांपती थीं और सुई धागे से उसका मन उबने लगा, लेकिन माया की हिम्मत और शांति की प्रेरणा ने उसे रुकने नहीं दिया। कई हफ्तों बाद राधा ने अपनी पहली सलवार कमीज सिली। वो सिलाई कोई खास नहीं थी, लेकिन राधा के लिए ये एक बड़ी जीत थी। उसने वो कपड़ा सूरज को दिखाया और सूरज ने तालियां बजाकर अपनी मां को गले लगा लिया। उस पल में राधा को लगा कि शायद वो फिर से जीना शुरू कर सकती है। आगे की राह। राधा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। समाज की रूढ़ियां, गंगा का विरोध और उसकी अपनी आंतरिक लड़ाई अभी बाकी थी। लेकिन इस नई शुरुआत ने उसे एक उम्मीद दी थी। वो समझ चुकी थी कि विधवा होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन सकता है। जीवन की बात की इस कहानी का अगला भाग राधा के संघर्ष और उसकी जीत की नई कहानियों को सामने लाएगा। क्या राधा समाज के तानों को पार कर पाएगी? क्या वो अपने बेटे के लिए एक नई दुनिया बना पाएगी? जानने के लिए बने रहें। सूरज की हंसी राधा के छोटे से घर में गूंज रही थी। वो अपनी मां के सिले हुए कपड़ों को उछाल उछाल कर खेल रहा था और राधा की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वो चमक जो महीनों बाद उसके चेहरे पर लौटी थी। सिलाई मशीन के साथ बिताए वो घंटे, माया की हौसला अफजाई और शांति की प्रेरणा ने राधा के भीतर एक नया विश्वास जगा दिया था। लेकिन ये विश्वास अभी नाजुक था, जैसे कोई नवजात पौधा जिसे तूफानों से बचाने की जरूरत थी। और गांव का समाज, उसकी परंपराएं और राधा की सास गंगा, ये सब उस तूफान का हिस्सा थे जो राधा की राह में बाधा बनने को तैयार थे। जीवन की बात चैनल की इस कहानी में हम राधा के उस सफर को देखेंगे जहां वो अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश करती है। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने लिए एक नया आसमान तलाशती है। आइए इस रोमांचक सफर में राधा के साथ चलें। नया सवेरा, नई चुनौतियां। राधा ने सिलाई सीखना शुरू कर दिया था और अब वो हर दिन माया के घर जाती। माया का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां पेड़ों की छाव और हवा की सरसराहट एक अजीब सा सुकून देती थी। माया ने राधा को न सिर्फ सिलाई सिखाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया। राधा, ये सिलाई मशीन तुम्हारी ताकत है। ये तुम्हें वो पंख देगी जिनसे तुम उड़ सकती हो, माया ने एक दिन कहा, जब राधा ने एक कुर्ती की सिलाई में गलती की थी और निराश होकर बैठ गई थी। राधा को माया की बातें अजीब सी लगती थी। पंख, उड़ान, वो तो बस अपने बेटे सूरज के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। लेकिन माया की बातों में एक जादू था जो राधा को हर बार प्रेरित करता। माया ने उसे बताया कि वो गांव के बाजार में एक छोटा सा स्टॉल लगाने की योजना बना रही थी, जहां वो और दूसरी महिलाएं अपने सिले हुए कपड़े बेच सकें। राधा, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। तुम्हारे कपड़ों में वो बात है जो लोगों को पसंद आएगी, माया ने उत्साह से कहा। राधा के लिए ये विचार रोमांचक भी था और डरावना भी। गांव के बाजार में स्टॉल लगाना मतलब लोगों की नजरों में आना।
और एक विधवा के लिए ये आसान नहीं था। गांव में लोग पहले ही उसे तिरछी निगाहों से देखते थे। अगर वो बाजार में कपड़े बेचने लगी तो क्या कहेंगे? लेकिन सूरज की मुस्कान ने उसे हिम्मत दी। माँ, तुम्हारे कपड़े तो सबसे सुंदर हैं, सूरज ने एक दिन कहा, और राधा ने फैसला कर लिया कि वो माया के साथ स्टॉल लगाएगी। गंगा का विरोध। राधा का ये फैसला घर में तूफान ले आया। जब गंगा को पता चला कि राधा बाजार में स्टॉल लगाने की सोच रही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये क्या बेतुकी बात है? विधवाएं घर में रहती हैं, बाजार में जाकर दुकान नहीं लगाती, गंगा ने चिल्लाकर कहा। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक आग सुलग रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं सूरज के लिए ये कर रही हूँ। वो बड़ा होगा तो उसे पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होगी। मैं अपने बेटे को भिखारी नहीं बनने दूंगी। गंगा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी में नाराजगी थी। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो सोच रही थी कि क्या वो गलत कर रही है? क्या वो वाकई समाज की परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत कर पाएगी? लेकिन फिर उसे शांति की बात याद आई। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, राधा। इसे दूसरों की सोच के हवाले मत करो। बाजार का पहला दिन। बाजार का दिन आ गया। माया ने गांव के हाट में एक छोटा सा स्टॉल सजाया था। रंग बिरंगे कपड़े, सलवार कमीज और दुपट्टे स्टॉल पर सजे थे। राधा ने अपनी सिली हुई 2 कुर्तियां और एक साड़ी स्टॉल पर रखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के लोग इधर उधर घूम रहे थे और कुछ महिलाएं स्टॉल की ओर देख रही थी। लेकिन राधा को लग रहा था कि हर नजर उसे जज कर रही है। पहली ग्राहक एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जो राधा की सिली हुई कुर्ती को देखकर रुक गई। ये कुर्ती कितने की है? उसने पूछा। राधा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, 50 रुपए। दीदी, महिला ने कुर्ती को ध्यान से देखा और बोली, काम तो अच्छा है, लेकिन ये तुमने सिला है? राधा ने सिर हिलाया। महिला ने मुस्कुराकर कुर्ती खरीद ली। वो राधा का पहला ग्राहक था और उस पल में राधा को लगा कि शायद वो कुछ कर सकती है। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ ताने भी शुरू हुए। कुछ लोग स्टॉल के पास से गुजरते हुए फुसफुसाने लगे, ये वही राधा है ना, जिसका पति मर गया? अब बाजार में दुकान लगाने चली है। राधा ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन हर ताना उसके दिल में चुभता था। माया ने उसका हाथ थामकर कहा, राधा, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। ये लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, शांति का साथ। उसी दिन शांति बाजार आई। उसने राधा के स्टॉल को देखा और खुशी से चहक उठी। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। उसने राधा की साड़ी उठाई और जोर जोर से तारीफ करने लगी। शांति की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग रुककर देखने लगे। उसने जानबूझकर राधा के काम की तारीफ की ताकि लोग उसकी मेहनत को देखें। शांति की इस चालाकी ने राधा का हौसला बढ़ाया। उस दिन राधा की सारी चीजें बिक गईं और उसने पहली बार अपने दम पर पैसे कमाए। घर की जंग। बाजार से लौटने के बाद राधा ने सूरज को गोद में उठाया और उसे चॉकलेट दी। सूरज की खुशी देखकर राधा का मन हल्का हो गया। लेकिन गंगा अभी भी नाराज थी। उसने राधा से कहा, तूने आज जो किया वो ठीक नहीं था। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। राधा ने इस बार हिम्मत दिखाई। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने मेहनत से पैसे कमाए। ये मेरे बेटे का हक है। गंगा चुप हो गई, लेकिन राधा को पता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। एक नई चिंगारी। अगले कुछ हफ्तों में राधा का काम बढ़ने लगा। माया और शांति की मदद से उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। गांव की कुछ दूसरी महिलाएं, जो खुद भी विधवाएं थीं, राधा से प्रेरित होकर माया के समूह में शामिल होने लगी। राधा अब सिर्फ सिलाई नहीं कर रही थी, वो दूसरियों को भी सिखाने लगी थी। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जहां वो औरतों को सिलाई सिखाती और उनकी बातें सुनती। ये समूह राधा के लिए एक नया परिवार बन गया। लेकिन गांव की रूढ़ियां अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन जब राधा बाजार में थी,
तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने माया को बुलाकर कहा कि विधवाओं का इस तरह बाजार में आना गांव की मर्यादा के खिलाफ है। माया ने उनका विरोध किया, लेकिन राधा को डर था कि कहीं ये बात सूरज तक न पहुंचे। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा समाज के तानों का शिकार बने। आगे की राह। राधा की जिंदगी में अब दो रास्ते थे। एक रास्ता था समाज की परंपराओं को मानने का और दूसरा था अपनी और अपने बेटे की खातिर लड़ने का। राधा ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन क्या वो गांव की रूढ़ियों को तोड़ पाएगी? क्या गंगा उसका साथ देगी या उसका विरोध और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राधा अपने बेटे के लिए वो दुनिया बना पाएगी जिसका सपना वो देख रही थी?